Everyone is with me? Yes. Fantastic, great. Okay. So students, the name of the chapter is income under the head house property. जरा मुझे एक बात बताना कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो हम लोग सबने अभी पढ़ लिया है, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स वाला चैप्टर बेसिक्स वाला, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसमें कितने हेड ऑफ इनकम है? ऑल ऑफ यू, 5 हेड्स ऑफ इनकम। सबसे पहला है हाउस प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के मालिक हो तो आपको हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। नंबर 2 इज सैलरीज। नंबर 3 इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सैलरी तो हम सबको मालूम है, जैसे हमें सैलरी मिलती है हमें वो इनकम पे टैक्स भरना है। अगर आप प्रॉफिट्स कमाते हो बिजनेस या प्रोफेशन के तो उस पर आपको टैक्स भरना है। नंबर 4 इज कैपिटल गेन। ओके, तो अगर आपने कैपिटल एसेट खरीदा, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि कोई कंप्यूटर भी खरीदा आपने, या जैसे कि आपने कोई लैंड बिल्डिंग खरीदा, शेयर्स खरीदे, फिर आपने उसको हायर रेट पे सेल किया, तो एवरीवन आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। और लास्ट वाला हेड क्या होता है? लास्ट वाला हमारा फेवरेट, गैम्बलिंग, रेसिंग, हॉर्स बेटिंग, ये सब खेलों से जो आप पैसे जीतते हो। इसके अलावा क्रॉसवर्ड पजल, कौन बनेगा करोड़पति से आप जीतते हो। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट होता है। आपके पास कुछ फर्नीचर है, मशीनरी है जो आपने भाड़े पे डाल दी है, तो ये जो सारा रेसिडुअल इनकम है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? सो अब हम आ गए हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन्स एट दिस पॉइंट, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो टैक्स है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स है, स्टूडेंट्स जरा प्लीज एक बार म्यूट कर दो, मेरे को डिस्टॉर्शन आवाज आ रही है, वो रिकॉर्डिंग में जाएगी। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स है जरा प्लीज अपने माइक म्यूट कर दो, ऑल ऑफ यू, मेरे को डिस्टॉर्शन आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कुछ लोगों को लगता है कि ये टैक्स ऑन इनकम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टैक्स ऑन इनकम है तो आप गलत हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज एक्चुअली टैक्स ऑन वेल्थ, इट इज एक्चुअली वेल्थ टैक्स। I will repeat again. Income from the head house property is technically wealth tax. I'll tell you how. ध्यान से सुनो. The annual value, I will repeat students, the value of house property is chargeable to tax. It is not the income that you derive from house property which is chargeable to tax. It is the annual value. सेक्शन 22 का एमसीक्यू सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि बॉस कौन सी चार्जिंग सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी की। आंसर है सेक्शन 22। जैसे हम चैप्टर्स में आगे जाएंगे हम सेक्शन 22, 24, फिर आगे 30s, फिर आगे 40s, 50s पढ़ेंगे। ओके, तो सेक्शन 22 बोलती है कि अगर आपके पास बिल्डिंग और लैंड है इन द नेचर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, देन उसका जो वैल्यू है, वैल्यू, that value is chargeable to tax even if you are not deriving rent income. I will repeat again, अगर आप रेंट इनकम नहीं कमाते घर से तो भी आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज चार्जेबल टू टैक्स। हाँ, वैल्यू पे अराइव होने के लिए हम रेंट को यूज करते हैं। हाउ टू डिराइव द वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, उसके लिए हम रेंट एक पैरामीटर लेते हैं। बट एवरीवन, ऑल ऑफ यू टेल मी, व्हाट इज चार्जेबल टू टैक्स? द annual value. What is chargeable to tax everyone? I cannot hear you. It is the annual value. Annual value is chargeable to tax, not the income. ये याद रखना, okay? So annual value of any property which comprises of building and land, not land, building plus land, not land. Land is not house property. But building and land is house property. Only building is also house property. Appurtenant thereto, of which SSC is the owner. तो कौन से घर के ऊपर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला टैक्स भरना होगा? वो घर के ऊपर जिसके आप मालिक हो। पड़ोसी के घर का टैक्स आपको नहीं भरना है। अगर आप घर ओन करते हो तो ही आपको टैक्स भरना है। मैं धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस पे जा रहा हूं, फिर हम मस्ट डाउट क्वेरी सेशन रखेंगे। बार बार मैं आपसे पूछूंगा, यू हैव टू रिप्लाई टू मी। ओके, so everyone tell me, what are the 3 conditions of chargeability? The property should consist of building or land appurtenant thereto. The SSC should be
owner. I cannot hear you. The SSC should be owner of the house property. The property should not be used by the owner for any business or profession. अगर आप वो घर को अपने बिजनेस के लिए सीए फर्म, सीएस फर्म, डॉक्टर्स क्लिनिक, ऐसे आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करते हो घर को, तो आपको हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं पे करना, क्योंकि आपको बहुत हायर रेट पे बिजनेस इनकम का टैक्स पे करना है. लॉजिक समझा क्या आपको? एवरीवन, आई विल रिपीट अगेन. इफ आई यूज माई फ्लैट टू स्टे एंड टू स्लीप एंड टू ईट, then the tax on house property is comparatively less. But if I do business over there, I have to pay 30% tax. It is generally higher tax. So on the same property, if I'm charging more tax, then why to charge less tax? And remember the rule of avoidance of double taxation. Double taxation unconstitutional है. I will repeat again. If I am paying GST on the stylus, ये stylus मैंने import किया है USA से, no kidding, ये import किया है मैंने Amazon USA से, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये इंडिया में नहीं मिलता. ओके, तो ये जो स्टाइलस है, ये जब मैंने इंपोर्ट किया तो ये 12,000 का मैंने इंपोर्ट किया. वो 12,000 के अंदर अगर मैंने जीएसटी भरा हुआ है 3,000, तो वापस से मुझसे आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते. मैं एक ही बार जीएसटी भरूंगा. डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? वैसे ही अगर मैंने कुछ फीस से, आपने मुझे फीस पे की और मैंने इनकम कमाया 10,000, उसमें मैंने टैक्स भरा 30%, तो वापस से वही इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए. इसको कहते हैं डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए. ये रूल याद रखना, दैट देयर शुड नॉट बी डबल टैक्सेशन. सो अगर आप वो घर पे रह रहे हो तो यू हैव टू पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और अगर आप वो घर पे बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, यू हैव टू पे इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स आपको नहीं भरना है. इज दिस समवॉट ओके? थोड़ा थोड़ा ओके? बोलो. कंडीशन नंबर 1, द प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू, मतलब कि लैंड बिल्डिंग के नीचे लगा हुआ है, उसका ये मीनिंग है. नंबर 2, एसएससी शुड बी दी ओनर, मतलब कि अगर आप भाड़े कर हो या तो किसी और की प्रॉपर्टी, यू डोंट हैव टू पे टैक्स. आपको वही प्रॉपर्टी पे टैक्स भरना है जिसके आप ओनर हो. एंड नंबर 3, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन. The property should not be used for business or profession, because if you are carrying on business profession, you have to already pay tax now on your all business profits. कितनी बार टैक्स चार्ज करोगे? तो ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी है. इससे पहले कि हम आगे जाएं, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग. द प्रॉपर्टी टैक्स which you pay to your Pune Municipal Corporation or Bombay Municipal Corporation or Bangalore or Hyderabad Municipal Corporation is different. It is different. The property tax that you pay to the local municipality is a local tax. This is Narendra Modi ka tax. This is central tax. Please understand that on 31st March and 30th September, we have to pay tax on all the properties to PMC, to the municipal corporation. That is different. वो अलग tax है. And this tax, which is income on house property, charged under Income Tax Act 1961, is different. This is central tax, that is local tax. ये फर्क आप समझ के लो. सर हम प्रॉपर्टी टैक्स तो भरते ही है ना, उसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो अलग टैक्स है. It's just fine everyone, okay? अब मैं थोड़ा सा और डीप में जा रहा हूं धीरे धीरे, और फिर हम डाउट करी डिस्कस करेंगे. अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो. हैव अ लुक एट दिस हाउस प्रॉपर्टी. सब लोग को दिख रही है? तो यार ये एक बंगला है और बंगले में स्विमिंग पूल दिख रहा है. देखो यहाँ पे लोग तैर रहे, डूब रहे, पता नहीं मुझे, बट कुछ तो कर रहे हैं. स्विमिंग पूल पे लोग हैं, यहाँ पे लॉन है यार, एकदम मस्त एक बंगला बना के रखा हुआ है. तो अगर ये बंगला सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर रेजिडेंस, मतलब आप खुद यहां पे रहते हो, तो यू हैव टू पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अगर आपने ये बंगला भाड़े पे चढ़ाया है, इफ इट इज लेट आउट फॉर रेजिडेंस, मतलब कि आपने किसी, मान लो बाला सुब्रमण्यन, मिस्टर बाला सुब्रमण्यन को घर भाड़े पे दिया और बाला सुब्रमण्यन वहां पे रह रहा है, तो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको पे करना पड़ेगा टैक्स. और अगर आपने घर को लेट आउट किया, भाड़े पे चढ़ाया टू बाला सुब्रमण्यन, बट बाला सुब्रमण्यन वहां रह नहीं रहा, वो वहां पे अपनी सीएस और सीए फर्म, सीएसीएस काम करता है, बिजनेस करता है वो वहां पे, तो देन ऑल्सो यू हैव टू पे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. टेल मी, जब आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक बंगला है, और आप उसमें खुद रह रहे हो, तो आपको क्या पे करना है? इनकम टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. अगर आपने भाड़े पे चढ़ाया है रेजिडेंस के लिए या भाड़े पे चढ़ाया है बिजनेस के लिए,
तो भी आपको इनकम टैक्स पे करना है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. I will stop here for a minute. I will repeat again. Self-occupied residence, income under the head house property, let out to anyone. वो वहां रह रहा है, वो वहां सो रहा है, या वो वहां बिजनेस. प्लीज प्लीज माइक्रोफोन ऑफ करना. प्लीज माइक ऑफ करो. मुझे रिक्शा और गाड़ियों की आवाज आ रही है आपके वहां से. यस. अगर आपने किसी को भाड़े पे चढ़ाया और वो पर्सन वहां रह रहा है, नहीं रह रहा, बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, या वहां पे डांसिंग कर रहा है, या वहां पे उसने पब खोल दिया है, इट डज नॉट मैटर टू यू. यू हैव टू पे इनकम टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. तो ये था पहला सिचुएशन जब आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है. तो अब दूसरा सिचुएशन ये है कि आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी. कैसा प्रॉपर्टी आप लोग के पास एवरीवन? कमर्शियल प्रॉपर्टी. तो अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसको भाड़े पे चढ़ाना हमेशा रिसीट ऑफ रेंट, ये बिजनेस इनकम आपका हो जाएगा, या तो आईओएस हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा. प्लीज लिसन टू मी. इफ आई एम एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन, ओके, मैं एस्ट्यूट बिजनेसमैन हूं, मेरे बहुत सारे बिजनेसेस है, होटल्स है, दुकानें हैं, और मैंने एक लंबी सी बड़ी सी बिल्डिंग ले ली है. तो वो जो बिल्डिंग है उस पे कमर्शियल ऑफिसेस से जो रेंट मिलता है, इट इज my business income because I am a businessman. But if I am not a businessman, I am a housewife, I am a retired person, I am a minor, or I am a salaried person, then if I purchase commercial property, give it on rent to businesses, it will be income from other source because मेरा business नहीं है ना. ओके, बहुत हैवी आपको जा रहा होगा. अब मैं थोड़ा आराम से सिखाता हूं. मान लो कि यहां पे मिस्टर निखिल है. ओके एवरीवन, कौन है ये? एवरीवन, ये कौन है? मिस्टर, आई थॉट वी हैड अ डील. एवरीवन, ये कौन है? निखिल है. और निखिल ने कंपनी खोल दी है. निखिल ने कंपनी खोल दी है, गैलेक्सी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड. ये जूनियर डोनाल्ड ट्रंप है. ये एक बिजनेस आइकन है जो बहुत सारे रियल एस्टेट खरीदते हैं. और रियल एस्टेट किसने खरीदा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खरीदा है. तो एवरीवन, ये पीजीबीपी हो गया ना, बिकॉज कंपनी तो बिजनेस कर रही है. एग्रीड. बट अगर निखिल एक रिटायर्ड पर्सन है जिन्होंने आज तक कभी कोई बिजनेस नहीं ऑपरेट किया. मिस्टर निखिल एक रिटायर्ड पर्सन है जिन्होंने आज तक कभी कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं किया. ये बाल है उनके जो बचे हैं, कोई बिजनेस नहीं, देयर इज नो बिजनेस. इन्होंने अपने नाम पे ही ये प्रॉपर्टी ले ली है और प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दिया है मैकडॉनल्ड्स को. तो मैकडॉनल्ड्स का यहां पे आउटलेट है ऐसा. ओके एवरीवन, तो ये केस में इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बिकॉज आपका बिजनेस नहीं है ना, रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है आपका. आपको समझ में आया? बट कमर्शियल प्रॉपर्टी को भाड़े पे चढ़ा के जो इनकम मिलता है वो हाउस नहीं है. फर्क समझा आपको? कमर्शियल प्रॉपर्टी इज नॉट हाउस, सो इट कैन नॉट बी इनकम फ्रॉम house property. You have to pay tax under IOS और under PGBP. अब वो सब हम PGBP और IOS में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बिजनेस रजिस्टर करके फायदा उठा सकते हो टैक्स लॉ का. वो सब आगे का डिस्कशन है. सिचुएशन नंबर थर्ड, आपका हाउस प्रॉपर्टी है बट आपने उस पर ओन बिजनेस शुरू कर दिया. कोविड-19 पेंडेमिक से आप हिट हो गए हो और आपकी जॉब से आपको निकाल दिया गया है. तो आपने सोचा क्यों ना अपने घर में बैठ के बिजनेस करें. तो आप वो घर पे बैठ के अपना बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस कर रहे हो. आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, सामान खरीद के बेच रहे हो, या तो वहां पे घर के अंदर कोचिंग क्लास ले रहे हो, या तो वहां पे डांस क्लास ले रहे हो. अगर आप खुद के घर में ओन बिजनेस कर रहे हो तो नो टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी, बट यू हैव टू पे टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी. थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? चलो एक बार फिर से बताता हूं. इफ यू हैव अ हाउस प्रॉपर्टी एंड you are staying in the house property or you have given it on rent. Rent वाला क्या कर रहा है I don't know. Then it is income under the head house property. If you have a commercial property, it is business income. If you have not registered business, it will become income from other source. If you have house property and you are carrying on own business in the house property, then you have to pay tax under the head PGBP, not house property. अब ये स्टेटमेंट में मैंने यही लिखा हुआ है कि यदि आपका रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी.
यदि कमर्शियल आपकी बिल्डिंग है तो इट इज ऑलवेज पीजीबीपी और आईओएस, बट अगर रेजिडेंशियल है और वहां पे आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, पीजीबीपी। आई होप द कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली ओके। टैक्स में यही मजा है, हर कंसेप्ट में 10 माइन्यूट पॉइंट्स है, उसी के ऊपर एमसीक्यू आता है और उस पर नेगेटिव मार्किंग भी है। बट मुझे तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लगता है। रेजिडेंशियल हाउस, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। धंधा करते हो, बिजनेस करते हो घर पे, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। कमर्शियल बिल्डिंग की बात ही नहीं करते, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग इज कमर्शियल, इट इज बिजनेस, इट इज नॉट हाउस। बात खत्म। आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग ओपनली मुझसे पूछ सकते हो। एनी वन कैन आस्क मी एनी डाउट एट दिस पॉइंट। कोई भी स्टूडेंट मुझसे कोई भी डाउट ये पॉइंट पे पूछ सकते हैं। डाउट कमर्शियल बिल्डिंग में अगर हम ओन करते हैं और हम अपना बिजनेस चला रहे हैं तो वो कंपनी के अकाउंट में जाएगा, राइट? यस माय डियर, करेक्ट। हाँ, ओके ओके। हाँ, तो ओनर ये कंपनी हो समझ जाएगी। गया। ओनर कंपनी होगी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ओके सर। यस। और एवरीवन, मैं आपको एकदम सच में बोलूं, इतनी परफेक्ट चीज ये लॉ में उन्होंने डाली हुई है 1961 से। देखो 1961 पे घर पे बैठ के कोई बिजनेस नहीं कर रहा था, बट आज 2021 में बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक हम घर पे बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। वो केस में यू हैव टू पे पीजीबीपी, नॉट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कितनी विजन है देखो, जो इनकम टैक्स लॉ जिसने बनाया है, जो ड्राफ्ट्समैन है, जिन्होंने लॉ लिखा है, क्या विजन है उनकी। उन्होंने पहले से बताया हुआ है कि यदि आप अपना घर बिजनेस के लिए यूज करते हो, जो बहुत साउंड चीज है। ऑल यंग स्टूडेंट्स, यू आर इन अ डिफरेंट एरा। मैंने अपने घर पे वर्क स्टेशन नहीं बनाया, मैंने बनाया था बट फिर वो एक फैमिली बेडरूम हो गया, बिकॉज मेरे घर पे उतने लोग रहते हैं। तो मेरा वर्क स्टेशन जो है उसकी सैंक्टिटी बची नहीं है। बट आप जब भी घर लोगे, whenever you buy a house, it is not necessary that you buy a house, उसका प्रेशर कभी मत लेना। बट जब भी आप लोगे ना, एक छोटा सा रूम, एक स्टडी रूम आप बना सकते हो, जिसको आप वर्क स्टेशन बना सकते हो। वहां पे एक अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन, एक अच्छा बड़ा कंप्यूटर, और वहां पे बुक्स रखना आप अपनी, और वहां से आप बैठ के काम कर सकते हो। बिकॉज आज के जमाने में जब हम कंप्यूटर से काम करते हैं, इवन ये जो क्लास में ले रहा हूं ये मैं घर से भी ले सकता हूं, और वैसे आप जब सीएस का काम करते हो आप घर से भी कर सकते हो। और आजकल फोन से और ऑनलाइन ही सारा काम होता है, तो आप घर से भी कर सकते हो। तो याद रखना कि अभी तो एक कंसेप्ट बहुत इन हो गया है कि आप रेजिडेंशियल हाउस में अपना ओन बिजनेस करते हो। तो यदि आप ओन बिजनेस करते हो तो हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं भरना, आपको पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये हेड के तहत आपको टैक्स भरना है। एक लास्ट चीज आपको बतानी थी मुझे, आप डाउट पूछ लो आराम से, एकदम बिंदास खुल के पूछ लो आप। यस सर, पर आपने फर्स्टली बोला वो फर्स्ट रेसिडेंशियल है, वहाँ पे हमने दूसरों को दिया बिजनेस करने के लिए या खुद किया, तो भी वहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी ही बैठेगा ना, इनकम टैक्स? हाँ, अगर रेजिडेंशियल घर है और अगर आप खुद वहां पे रह रहे हो और आपने टेनेंट को दिया, अब टेनेंट वहां पे क्या कर रहा है, टेनेंट अपने को बताता नहीं है, इसी के लिए वो ऑटोमेटिकली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। क्योंकि टेनेंट झूठ बोलेगा ना। मान लो मैं आपका टेनेंट हूं, मैं क्या बोलूंगा, नहीं सर मैं तो रहने के लिए घर ले रहा हूं, बट मैं दिन भर वहां पे लैपटॉप में बैठ के सीए का काम कर रहा हूं। इनफैक्ट वो डिमार्केशन कि कब वो मेरा घर है और कब वो मेरा ऑफिस है, ये आजकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कभी भी लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं। मैंने आपको रात को 12 बजे पिंग किया, 1 बजे पिंग किया, पिंग्स देखे आपने, तो मैंने घर पे बैठ के काम किया ना यार। तो वो डिमार्केशन बचा ही नहीं है अभी। नॉनदलेस मैं अपने घर को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लेता हूं, तो मैं रेजिडेंस उसको ट्रीट करता हूं अपने घर को, इवन तो मैं वहां से बैठ के काम करता हूं। यस, बट नॉनदलेस अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आपने टेनेंट को दिया, टेनेंट वहां पे भांगड़ा कर रहा है, भरतनाट्यम कर रहा है, या वहां पे केक की क्लासेस ले रहा है, आइसक्रीम बनाने की क्लासेस ले रहा है, या फिर टेनेंट वहां पे सीएस का काम कर रहा है, या रह रहा है, सो रहा है, या खाली छोड़ा है, इट डज नॉट मैटर। टेनेंट हाउस प्रॉपर्टी, टेनेंट रेंट इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी में टेनेंट नहीं होता, लेसी होता है, तो यहां पे पीजीबीपी होगा, बिकॉज ऑफ कमर्शियल रेंट है, उस पर जीएसटी भी होता है।
इफ यू नो व्हाट आई मीन. यस. सर पर टेनेंट ने वहां पे बिजनेस किया तो उसको नहीं चार्ज भेटेगा क्या? हाँ, उसको बिजनेस पे टैक्स भरना पड़ेगा ना, बट हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो ओनर की बात कर रहे हैं आज. तो यू आर राइट माय डियर, जब भी टेनेंट बिजनेस हाँ करेगा तो उसको इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी भरना ही पड़ेगा कंपल्सरी. हाँ ओके सर. यू आर राइट, वेरी गुड. स्टूडेंट्स, ये सब एब्जॉर्ब करने को थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन और लगेंगे आपको. आप बार बार पढ़ोगे, बार बार लिखोगे, इट विल टेक 1-2 days. यस माय डियर. कौन है? अच्छा चलो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज फाइन. ये बहुत हेवी इंफॉर्मेशन है और मैंने बहुत सारे कोर्ट केसेस और बहुत सारे जजमेंट को एक साथ एक टेबल के अंदर डाल दिया. ये सारी चीजें क्लेरिफाई हुई वेरियस कोर्ट केसेस से. इस पे बहुत डिबेट हुआ है और आज भी होता है. मैंने वो फाइनल जो जजमेंट्स है और जो लॉ जो बोलता है उसको एक टेबल में आपको डाल के दे दिया. तो आपको एकदम से सडनली बहुत हेवी इंफॉर्मेशन मिल गया. टेक योर टाइम टू प्रोसेस इट. हाँ, थैंक यू. तो प्लीज नोट डाउन करो. चलो ऑल ऑफ यू, ये टेबल बना दो और ये डायग्राम भी बना दो सर. एंड आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन एकदम खुला खुला आस्क मी, whatever doubt you may have. टैक्सेशन में मेरा बहुत स्पेशल एक्सपर्टीज है एवरीवन. अगर मुझे बोला गया सर पे बंदूक रख के आधा घंटा दिन में क्लास लेनी है, 12 घंटा आप नहीं सिखा सकते. टैक्स, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, these are the subjects I will select. So मेरा बहुत स्पेशल एक्सपर्टीज है और जो मैंने लिखा है ये 1000% करेक्ट है. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और दोनों का मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है. तो आंख बंद करके जो मैं सिखाता हूं वो आप समझ के लिख के ले लो. और आपको राइट है मुझसे कितने भी डाउट पूछने का और डिस्कस करने का. सो प्लीज डू दैट. इनफैक्ट अनेक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये लाभ नहीं मिलता. आपको ये लाभ मिल रहा है, अपने लाइव क्लास लगाइए, तो प्लीज उसको यूज करो. स्टूडेंट्स, आप लोग अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो. मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी. ओके, आई एम टीचिंग यू द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द किम्सफोर्ड क्लब कोर्ट केस. आपको कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी में सिखा रहा हूं, तो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. स्टूडेंट्स, होता यह है कि अगर आपकी एक हाउसिंग सोसाइटी है और आपकी हाउसिंग सोसाइटी में कुछ फैमिलीज रहती है, तो ये सब कौन है एवरीवन? दीज आर ऑल हाउसिंग सोसाइटी फैमिलीज. इज दिस फाइन? इज दिस फाइन एवरीवन? यस, ओके. तो हम क्या करते हैं कि हम लोग हाउसिंग सोसाइटी में कॉमन पूल बनाते हैं. मैंने आपको लेक्चर 1 में भी बताया था, एक पूल बनाते हैं हम और सब लोग ये पूल के अंदर मेंटेनेंस डालते हैं, पैसा डालते हैं. मान लो 500 रुपए डाले सबने और एवरीवन 500 डाल के ये जो पूल हो जाता है ये बड़ा हो जाता है. लेट अस से 5 लाख का हो जाता है. अब एवरीवन ये जो 5 लाख का आपने पूल बनाया है, क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज हो सकता है? पहले तो आप ये कंसेप्ट समझ के लो, इनकम टैक्स. चलो लेट अस स्टार्ट. बोलो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाउसिंग सोसाइटी एक सेपरेट एंटिटी है जिसको इनकम मिल रहा है फ्रॉम मेंबर्स? इसके बहुत कोर्ट केसेस हो चुके हैं इशू के ऊपर. बताओ, क्या यहां पे ये जो पूल है पैसों का, क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज हो सकता है? अगर आपका आंसर यस है तो मैं सेम सिचुएशन आपको क्रिएट करके देता हूं. और अभी आप इमेजिन करना कि ये पूल की जगह पे मेरा हाथ है, मैंने ऐसा हाथ रखा है आगे और ये कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन है रूपाली के बर्थडे के लिए. मैंने हाथ रखा है ऐसे आगे और आप सब ने 100 रुपए डाले या 500 डाले ताकि आप अपने फ्रेंड के लिए बर्थडे का गिफ्ट ले सको. अब मेरे हाथ जो है, क्या हाथों के ऊपर जो इनकम आ रहा है उसके ऊपर इनकम टैक्स हो सकता है? अभी आप मना कर रहे हो. बिंगो. बिकॉज व्हेन यू सेट असाइड मनी
when you set aside money in a pool of funds for common, let us call it mutual benefit, it is not income, it is your money set aside. अब सब लोग मेरे से एग्री करते हैं? सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी एक बार बताओ, डू यू एग्री विद मी? व्हेन यू सेट aside money in a pool for common benefit, there cannot be tax on it because there is no separate income, it is my money only which I have set aside. और एक एग्जांपल देता हूं, ट्रिप जा रहे, ट्रिप, एवरीवन, कोविड हो गया, हम लोग ट्रिप जा रहे हैं, हर 6 मंथ्स में हम ट्रिप जाते थे, अभी वापस से जाएंगे, लिसन टू मी, हम ट्रिप में जा रहे हैं और ट्रिप में जाने के लिए आप सबने 500 रुपया पूल किया, 300 स्टूडेंट्स ऑफ एडवर्ड एकेडमी ने 500 रुपया पूल किया, तो जो ट्रिप का पैसा है जो मैंने थैले में डाला है उसके ऊपर टैक्स कोई भर सकता है क्या? नो, बिकॉज इट इज मनी सेट असाइड अंडर द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी. इसको कहते हैं कॉमन बेनिफिट के फंड्स, मतलब कि म्यूचुअल कंसर्न को टैक्स पेमेंट नहीं हो सकता बिकॉज द मनी इज नॉट इनकम, इट इज योर मनी सेट असाइड, इट इज माई ओन मनी विच आई हैव सेट असाइड, देयर इज नो सेपरेट इनकम. हाँ, अब ये पैसे को आप इन्वेस्ट करोगे, उस पर डिविडेंड आएगा तो उस पर इनकम टैक्स होगा, वो सही बात है, बट आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? when people set aside money in a pool, there cannot be tax under the concept of mutuality. Is this absolutely okay? All of you, are you with me? Everyone, are you with me? Yes, sir. हुआ ये था, एक कोर्ट केस में ऐसा हुआ था कि बाबा रेंट आ रहा था क्लब हाउस से और लोगों ने बोला कि इसके ऊपर टैक्स नहीं हो सकता बिकॉज ये तो क्लब हाउस है, ये तो कॉमन एमिनिटी है. ये जो कॉमन एमिनिटी है इसमें जब मेंबर क्लब हाउस यूज करता है अपनी शादी के फंक्शन के लिए, अपने बर्थडे पार्टी के लिए, और सोसाइटी को केवल 500 रुपए देता है, इट इज नॉट रेंट, इट इज माई ओन मनी विच आई एम सेटिंग असाइड अंडर द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी. जज ने बोला यू आर एब्सोल्युटली राइट, नो टैक्स. द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लॉस्ट टू केम्सफोर्ड क्लब. केम्सफोर्ड क्लब ने बोला कि हमारे क्लब हाउस से जो भी मेंबर रेंट पे करता है, इट इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द क्लब, इट इज नॉट अ सेपरेट इनकम. कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने बोला गप चुप, इट इज सेपरेट इनकम. जज ने बोला केम्सफोर्ड क्लब इज राइट under the concept of mutuality, under the principle of mutuality. Whenever you have a housing society, whenever you have a club, whenever you have a cooperative gym, there cannot be tax on it because it is your money set aside. The income is not chargeable to tax under the head house property, because under the concept of mutuality you are just putting money in a corpus even though under the name of rent. आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? अरे अभी तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी सिखाया, नहीं सिखाता और डायरेक्टली कोर्ट केस बताता तो सर के ऊपर से रॉकेट जाते आपके. थोड़ा थोड़ा समझ में आया? नहीं समझ में आया तो याद रखना, रेंट फ्रॉम क्लब हाउस नॉट चार्जेबल. एक बात याद रखना, क्लब, हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट बिजनेस, इट इज म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन. Like your picnic, it is like your picnic or it is like friends birthday party gift जिसमें सब कंट्रीब्यूशन मारते हैं, तो वहां पे इनकम नहीं है, इट इज मनी सेट असाइड. सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक है. Yes, sir. हाँ, सिचुएशन नंबर 2, अगर आपके पास वेकेंट लैंड है, ये सब कोर्ट केसेस है एवरीवन, ये CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल में नहीं दिया. दिस इज नॉट गिवन इन CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल. तो सर आप कहां से सिखाते हो हमें? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, नॉट बाउंड बाय योर मॉड्यूल, आई एम बाउंड बाय द लॉज ऑफ इंडिया एवरीवन. ओके, तो यहां पे इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस मैंने प्लॉट किए. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज फ्रॉम CA फाइनल बुक, बट आप वो सब मत टेंशन लो, ये MCQ में आता है और आएगा. इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका बढ़ता है. कोर्ट केसेस डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे. नाउ एवरीवन, एक पर्सन था और उसका वेकेंट लैंड था. तो लैंड के ऊपर क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है? आंसर इज नो. आंसर इज नो. अगर आपका लैंड है और उसके ऊपर बिल्डिंग है तो यस. लैंड के ऊपर बिल्डिंग है तो लैंड बिल्डिंग एक चीज मानी जाती है, तो यस.
बट अगर आपके पास बिल्डिंग ही नहीं है, इफ देयर इज नो बिल्डिंग देयर कैन नॉट बी हाउस प्रॉपर्टी। आपको कंसेप्ट आया क्या समझ में? लैंड के ऊपर जो आपको रेंट मिलता है इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और अगर वो लैंड ओन करती है कंपनी तो इट इज पीजीपीपी। आई होप द कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली ओके। सो बोलो सेकंड सिचुएशन अभी हम लोग ने क्या पढ़ी कि अगर आपके पास लैंड है तो लैंड इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर लैंड के ऊपर जो रेंट आपको मिलता है, तो लैंड के ऊपर जो आपको रेंट मिलता है इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और इट कैन बी पीजीबीपी। स्टूडेंट्स थोड़ा थोड़ा ठीक है? नो प्रॉब्लम एट ऑल? ओके स्टूडेंट्स ठीक है क्या? यस सर। आप लोग बहुत ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या स्टोरी बता रहा हूं। एक स्टूडेंट है, बड़ी होशियार सी लड़की है ये, और ये लड़की का नाम है पायल। आप लोग अपने माइक्रोफोन जरा म्यूट कर दो और कंसेप्ट सुन लो यहां पे क्या हो रहा है। तो ये है पायल। पायल आ गई पुणे में, आफ्टर द पेंडेमिक इज ओवर, उसने वैक्सीनेशन ले ली और पुणे में आ गई। और एवरीवन पुणे में आके इसको सीएस का कोर्स करना है, सीएस पायल बनना है। तो पायल ने आंटी एंथनी से एक घर, एक हाउस रेंट पे ले लिया। ओके, आंटी एंथनी से। आई होप एवरीवन इज विद मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? आंटी एंथनी। हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स कौन भरेगा? आंटी एंथनी, क्योंकि वो ओनर है ना, उसको रेंट मिल रहा है तो टैक्स भरेगी। अच्छा, पायल जो है, पायल इन्होंने इनको हाउस यूज करने के लिए दे दिया है, हाउस, और पायल इन रिटर्न इनको दे देती है रेंट। ठीक है, सब लोग मेरे साथ हैं? तो आंटी एंथनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस पे टैक्स भरेगी, और पायल आंटी को रेंट दे रही है ₹18,000, 18,000 रुपए रेंट दे रही है। इज एवरीवन विद मी? यस सर। वेरी गुड। नाउ पायल ने सडनली रियलाइज किया कि उसके माता पिता इतने अमीर नहीं है कि वो 18,000 का रेंट पे कर सके। माता पिता ने बोला, देखो बेटा, ये पुणे तो बड़ी महंगी सिटी है, ये पहले सीएस की कोचिंग आपने लगा ली, इतना पैसा ले लिया कोचिंग वालों ने, अब ये यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी पे आप इतना रेंट पे कर रहे हो, अब आप चाह रहे हो कि मेस आपको लगाया जाए 5,000 का। बेटा इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और पायल की आंखों के सामने उसका जो ड्रीम था सीएस बनने का, वो टूटता हुआ उसको दिखा। फिर पायल आई एडी सर के पास और पायल ने पूछा, सर क्या उपाय है? तो मैंने पायल को बोला, पायल तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुमने ये जो घर लिया है रेंट पे, ये तुम सबलेट क्यों नहीं कर देती? ये घर पे और 2 रूम है, एक लिविंग रूम है, 2 बेडरूम है। 2 बेडरूम तुम्हें क्यों चाहिए? तुम लिविंग रूम में रहो, लिविंग रूम में पढ़ाई करो, और कुछ और लड़कियों को सबलेट करो। तो पायल ने क्या किया कि पायल ने ये घर सबलेट किया। सबलेट का मतलब समझते हो? ऑलरेडी लेट आउट प्रॉपर्टी को वापस से लेट आउट करना, मतलब कि भाड़े की चीज को फिर से भाड़े पे देना, इसको कहते हैं सबलेटिंग। स्टूडेंट्स आर यू विद मी? वेरी गुड। तो पायल ने सबलेट कर दिया है अपनी फ्रेंड को, और ये फ्रेंड है गरिमा। गरिमा, ओके। अब गरिमा पायल को रेंट देती है, मान लो ₹10,000, क्योंकि पायल उसको खाना बना के दे रही है गरिमा को उसने पीजी बना दिया है, उसको खाना बना के देती है, उसको अपना इंटरनेट कनेक्शन देती है और फैसिलिटीज देती है, और गैस वैस का पेमेंट पायल करती है। तो एवरीवन, पायल को ये जो इनकम मिला है, कितना इनकम मिला है? 10,000। हाँ, दिस विल बी चार्जेबल टू टैक्स, नो डाउट अबाउट इट। जहां इनकम है वहां टैक्स है, भले ही वो डोनेशन हो या भीख का पैसा हो या गिफ्ट हो या किसी को मर्डर करके पैसा कमाया हो या लेजिटिमेट बिजनेस से पैसा कमाया हो। जहां पैसा आता है वहां इनकम टैक्स ऑफिसर आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हमें आप टैक्स पे करो। यस नो एवरीवन? तो फॉर अ फैक्ट पायल ने यहां पे 10,000 रुपीज कमाए गरिमा से। माई क्वेश्चन टू यू इज दिस टैक्स लाइबल?
to be charged under the head house property. प्रॉब्लम समझ में आया? हाउस प्रॉपर्टी आपने भाड़े पे दिया है बट आपने सबलेट किया है. तो माय क्वेश्चन इज कि क्या सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आता है? No. ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ मुझे. 10,000 रेंट रिसीव्ड बाय पायल, व्हाई नॉट? किसी ने बोला नो. माय क्वेश्चन इज व्हाई नॉट? और अगर हाउस प्रॉपर्टी के तहत टैक्स नहीं पे करोगे तो कौन से इनकम हेड के तहत टैक्स पे करोगे? Income from other sources. IOS because she is not the owner of the property. थैंक यू. ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट. मेरे सामने भी काफी स्टूडेंट्स ने आंसर दिए. स्टूडेंट्स, पायल इज नॉट ओनर. सेक्शन 22 कहती है कि केवल ओनर को ही टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी पे करना है. पायल टैक्स पे करेगी अंडर द हेड IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बिकॉज पायल इज नॉट बिजनेस वुमेन. हां, अगर आपका हॉस्टल है और आप कमर्शियल लेवल पे बिजनेस करते हो तो देन दैट कैन बी PGBP. बट यहां पे एवरीवन द टैक्स विल बी अंडर IOS बिकॉज पायल इज नॉट अ बिजनेस वुमेन. हाँ, अगर पायल बिजनेस वुमेन और प्रोफेशनली ये करती है, कंपनी खोल के या एक एंटिटी खोल के या अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, then yes PGBP, but otherwise it is IOS. I hope the concept is absolutely okay. ये सबलेटिंग का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पुणे और बहुत सिटीज में ये होता है कि लोग भाड़े के घर को ही PG पे चढ़ाते हैं टू मिटिगेट द रेंट. लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े घर ले लेते हैं रेंट पे और फिर लोग ये बड़े बड़े घर रेंट पे लेके उसमें गैस रखते हैं, उसमें बेड डाल देते हैं और फिर जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने वाले वो एक एक दो दो महीने के लिए आके जाते हैं क्योंकि यंग स्टूडेंट्स को बहुत कन्वीनियंट हो जाता है. वो उनको गैस लेने की जरूरत नहीं है, उनको बेड लेने की जरूरत नहीं है और उनको इंटरनेट कनेक्शन का वो वाईफाई भी मिल जाता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने बोला था सर PG नहीं मिल रहा. मैंने बोला बेटा तो एक काम कर, तू ना एक वाईफाई ले ले. उसने बोला सर वाईफाई तो बड़ा महंगा. मैंने बोला कुछ महंगा नहीं है यार, यू बाय दैट 500 रुपए का एयरटेल वाईफाई और वाईफाई डाल दो ऐड में, इमीडिएट आ जाएंगे. इमीडिएट 2 PG आ गए उसके पास. तो एवरीवन ये बहुत पुणे में लोग करते हैं. लोग क्या करते हैं, भाड़े का घर उनको बड़ा लगता है, स्पेशली ओल्ड लोग होते हैं ना, ओल्ड लोग, उनको ना 2 BHK बहुत बड़ा लगता है भाड़े का. भाड़े पे ले तो लिया है 10 साल से भाड़े पे, बट अभी वो जो बेडरूम खाली पड़ा है क्या करना है. तो वहां पे यंग लड़कियों को आप रखो या यंग लड़कों को वहां पे बोलो कि आप रहो और फिर आप उनसे रेंट ले लो एज PG पेइंग गेस्ट और उनको खाना बना के दे दो. वो बच्चों को भी सपोर्ट मिल जाता है यार कि कोई सीनियर मेरे साथ रह रहा है, कुछ इशू हो गया पुलिस ने पकड़ लिया, हाँ न्यू ईयर की पार्टी कर रहे हैं, 18 साल के हो गए, थोड़ा अल्कोहल मार लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, कौन छुड़ाएगा यार. वो आंटी रहती है हमारी PG वाली, उनको बुला लो, उनको बोल दो बेल करने के लिए. स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? एब्सोल्युटली ओके. मैं जाऊं आगे. सिचुएशन नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन. वाइफ इज द ओनर ऑफ लैंड. लैंड की ओनर कौन है? वाइफ. और हस्बैंड ने वाइफ का जो लैंड है वो लीज पे ले लिया और हस्बैंड ने उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दी. तो लैंड किसका है? वाइफ का. और बिल्डिंग किसकी है? बिल्डिंग ये है हस्बैंड की. और बिल्डिंग को रेंट पे डाल दिया. तो जो बिल्डिंग का रेंट आ रहा है, बिल्डिंग का जो रेंट आ रहा है, इज इट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? और हस्बैंड वाइफ को जो रेंट पे कर रहा है, इज इट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, द एस्टेट ऑफ ओम प्रकाश झुंझुनवाला का कोर्ट केस है. मैं आपको कोर्ट केस फिर से एक्सप्लेन कर दूं. जो लैंड है वो वाइफ का है. द लैंड बिलोंग्स टू वाइफ और लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना दी है. हस्बैंड ने. तो ये जो हस्बैंड है, ये हस्बैंड रेंट इकट्ठा करता है बिल्डिंग के ऊपर, जो टेनेंट रह रहे हैं उनसे रेंट लेता है और हस्बैंड वाइफ को लैंड यूज करने के लिए और रेंट पे करता है. तो यहां पे 2 रेंट है, एक तो है A और एक है B. तो A वाला रेंट है
Is it chargeable to tax under house property? All of you, yes or no? Yes. बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, यस। जो बिल्डिंग पे रेंट मिलता है, जहां पे लोग रह रहे हैं, इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट जो हस्बैंड वाइफ को रेंट पे करता है लैंड के यूज के लिए, इट इज आईओएस और पीजीबीपी। आई होप द कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली ओके। अब आप बोलोगे सर वी आर गोइंग फॉर अ टॉस, ये सर क्या चल रहा है? तो स्टूडेंट्स एक चीज समझ के ले लो, अगर बिल्डिंग और लैंड ये एक सिंगल यूनिट है, ये एक सिंगल यूनिट है, तो सारा इनकम हाउस प्रॉपर्टी है। बट अगर लैंड ये अलग है और लैंड का रेंट अलग है, तो लैंड के रेंट पे आप हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स कैसे चार्ज कर सकते हो? ये मैंने पॉइंट नंबर 1 पे पढ़ लिया था। पॉइंट नंबर 1 पे मैंने आपको सिखा दिया था कि जो लैंड है उसके ऊपर का जो रेंट है, दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इज दिस ओके एवरीवन? सब लोग मेरे साथ है? एवरीवन इज विद मी? वेरी गुड, ओके। तो ये था कोर्ट केस ओम प्रकाश झुंझुनवाला, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ओम प्रकाश झुंझुनवाला। इट वाज हेल्ड दैट रेंट अर्न्ड बाय हस्बैंड ऑन बिल्डिंग इज हाउस प्रॉपर्टी, रेंट अर्न्ड बाय वाइफ which is given by husband is IOS, क्योंकि रेंट अर्न्ड बाय वाइफ इज लैंड का रेंट। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन, जोसेफ जॉर्ज वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। जोसेफ जॉर्ज ने क्या किया कि उसका एक लॉजिंग हाउस था, होटल था, होटल, एवरीवन इज विद मी? और उसने होटल भाड़े पे दे दिया बैंक को, और बैंक ने वहां पे ब्रांच खोल दी। लॉजिंग हाउस है, लॉजिंग हाउस को भाड़े पे दे दिया बैंक को। व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज सिंपल। अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मैं टेनेंट को दे दूं, अब टेनेंट वहां पे क्या कर रहा है इज इररिलेवेंट, इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली वही जज ने कहा। जज ने कहा कि टेनेंट वहां पे बैंक खोल के बैठा है या बैंक के क्वार्टर्स बना दिए जहां पे बैंक के स्टाफ रह रहे हैं, डज नॉट मैटर, इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब आप टेनेंट को हाउस प्रॉपर्टी देते हो तो टेनेंट वहां पे कुछ भी करे, बिजनेस करे या रहे या रेजिडेंस के लिए यूज करे, इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप एवरीवन इज विद मी। इजी। जोसेफ जॉर्ज वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एवरीवन आर यू विद मी? यस सर। यस, ओके। कुछ नहीं, रिवाइज करना है, ये मजाक नहीं है। आपको क्या लगा था टैक्स टाइम पास है क्या? बिल्कुल मजाक नहीं है ये, दिस इज नो जोक। ये बहुत आपको बहुत रिवाइज करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। और मेरा नॉलेज ऐसा इसलिए क्योंकि मैं 10 साल से टैक्स पढ़ रहा सिखा रहा हूं, 10 years से मैं टैक्स पढ़ रहा हूं सिखा रहा हूं। और मैंने टैक्स के एक नहीं अनेक एग्जाम दिए हैं। पहले सीए में इंटर दिया, सीए इंटर दिया, फिर सीए में फाइनल दिया, फिर सीए फाइनल दिया, फिर टीवाई बीकॉम भी दिया है। मैंने 5 अलग अलग टैक्स के एग्जाम्स दिए एवरीवन। तो मेरा नॉलेज बहुत प्रोफाउंड है टैक्स का, मैंने उतना पढ़ा है। ओके, तो आप भी जैसे पढ़ोगे आप ठीक हो जाओगे। तो ये अभी हमने जस्ट पढ़ा, लॉजिंग हाउस बैंक को अगर दे दिया है और बैंक कमर्शियल एक्टिविटी भी कर रहा है, इट इज इररिलेवेंट, इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है ना एवरीवन? तो चलो नेक्स्ट 2 केसेस एक साथ पढ़ेंगे। एक बिल्डर है, एक है बिल्डर, और यहां पे है पीएमसी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब बिल्डर के पास एक बिल्डिंग है, उसने बिल्डिंग बना दी। दोनों एकदम सेम कोर्ट केस है, एकदम सेम फैक्ट्स है। और यहां पे म्युनिसिपैलिटी ने बिल्डिंग बना दी स्लम रिडेवलपमेंट के ऊपर। एवरीवन आर यू विद मी? यस। दोनों केस में लोगों ने बिल्डिंग बना दी, बट बिल्डिंग सेल नहीं हो रही बिकॉज ऑफ मंदी। मार्केट में मंदी है तो बिल्डिंग सेल नहीं हो रही, मे बी बिल्डिंग बहुत महंगी है तो सेल नहीं हो रही। तो ये फ्लैट खाली है, तो इन्होंने क्या किया कि ये फ्लैट को रेंट पे डाल दिया। सिचुएशन समझ में आया आपको? यहां पे है बिल्डर और यहां पे है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इज एवरीवन विद मी? आपने बिल्डिंग बनाई है बेचने के लिए, यू वांट टू सेल द बिल्डिंग, बट नो वन इज बाइंग। सो rather than to leave it vacant, फर्निश्ड फ्लैट है, उसमें आपने एसी डाला है, आपने उसमें टेबल चेयर डाल दिया, बेड डाल दिए, तो आपने भाड़े पे चढ़ा दिया। इतना सारे फ्लैट से रेंट आ रहा है। अब ये जो रेंट आ रहा है फ्रॉम स्टॉक इन ट्रेड, बिल्डिंग मेरी स्टॉक इन ट्रेड है, बिकॉज वो चीज जो मैं खरीद के बेचता हूं, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा,
वो चीज जो आप खरीद के बेचते हो उसको स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। तो बिल्डिंग यहां पे मेरी स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड गिवन ऑन रेंट फॉर रेजिडेंस, इज इट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इज इट बिजनेस इनकम बिकॉज यू आर अ बिल्डर और आप बिजनेस कर रहे हो। एवरीवन, यहां पे कोर्ट्स का सेम ओपिनियन है। कोर्ट ने बोला है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस चेन्नई प्रॉपर्टी एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कि अगर आपने बिल्डिंग विच इज स्टॉक इन ट्रेड, विच इज, ये देखो नीचे यहां पे ये भी स्टॉक इन ट्रेड है, बिफोर यू सेल इट, बिफोर सेलिंग इट, अगर आपने बिल्डिंग विच इज स्टॉक इन ट्रेड को रेंट पे चढ़ा दिया, इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरे दिल्ली में एक अंकल है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी एवरीवन। मेरे दिल्ली में एक अंकल है, मेरे दिल्ली के सारे रिलेटिव्स करोड़पति है। इन केस यू डोंट नो, आई एम प्रोबेबली नॉट अ करोड़पति। एनीवेज, तो ही इज डूइंग वेरी वेल एंड बड़ा बड़ा उनका रियल एस्टेट डेवलपमेंट का बिजनेस है। तो उन्होंने एक बहुत आलीशान बिल्डिंग बनाई दिल्ली में। आई थिंक उसको 3-4 साल हो गए, बहुत आलीशान है। आई थिंक उसका नाम प्रेस्टिज या प्रेस्टाइन अपार्टमेंट्स ऐसा कुछ है, एकदम आलीशान है। आई थिंक प्रोबेबली वहां पे स्विमिंग पूल भी होगा। तो वो जो अपार्टमेंट्स है वो सेल नहीं हो रहे थे बिकॉज मार्केट में मंदी आई है 2016, 2017, 2018 से। इन केस यू डोंट नो, मंदी मतलब रिसेशन। तो मार्केट में एक रिसेशन, एक स्लो डाउन आ रहा है, तो लोगों ने वो फ्लैट्स खरीदे नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसको रेंट आउट करना शुरू कर दिया फैमिलीज को, स्टूडेंट्स को, और वहां पे शादी के फंक्शन भी करवाते हैं वो। तो एवरीवन, वो जो सारा इनकम, ये बहुत टिपिकल है आज के जमाने में, जो बिल्डर डेवलपर होते हैं वो अपना पैसा बचाने के लिए, लॉसेस को कट करने के लिए बिल्डिंग्स जो लोग नहीं खरीद रहे उसको भाड़े पे चढ़ा देते हैं टेम्पररीली। तो एवरीवन, ये केस में जो भी आपको रेंट मिल रहा है, इट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इज एवरीवन विद मी? सब लोग मेरे साथ हैं? ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? यस, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, लास्ट सिचुएशन। एक कंपनी है और कंपनी ने कुछ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बना के अपने एम्प्लॉइज को भाड़े पे चढ़ा दिया। हैव यू हर्ड ऑफ रेलवे कॉलोनी, एसबीआई कॉलोनी, अलाहाबाद बैंक कॉलोनी, टाटा मोटर्स कॉलोनी, महिंद्रा कॉलोनी, ऐसे नाम सुना है आपने? तो कंपनीज जब गांव में और रूरल एरियाज में अपने नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करती है तो आगे आजू बाजू अच्छा रहने का फैसिलिटी नहीं होता, तो कंपनीज वहां पे डेवलपमेंट कर देती है बिल्डिंग्स की, इतने लेवल पे कि कुछ कुछ कंपनी तो सिटीज ही बना देती है, जैसे कि किर्लोस्कर का किर्लोस्कर वाड़ी। इट इज अ सिटी विच किर्लोस्कर हैव क्रिएटेड फॉर देयर स्टाफ हु आर वर्किंग इन किर्लोस्कर कंपनीज। तो एवरीवन, इफ यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी और मैं आपको एक जॉब दे रहा हूं और मैंने आपको बोला यार जॉब उमरगांव में, महाराष्ट्र का एक गांव है जहां पे आप जब रहने आओगे तो मतलब घर ऐसे हैं कि वहां पे बाथरूम भी घर से बाहर होता है। विल यू स्टे देयर? नो। बट इफ आई से कि मैं आपको एक बंगला बना के देता हूं वहां पे, तो आप बोलोगे हाँ बाबा, कंपनी के बाजू में बंगला होगा, हम रहेंगे। द सेम थिंग। तो अपने एम्प्लॉइज को एक कंफर्टेबल लिविंग देने के लिए, उनकी फैमिली को कंफर्टेबल लिविंग देने के लिए आप सोसाइटीज डेवलप करते हो। तो वो सोसाइटीज पे आप जब एम्प्लॉइज को ठहरवाते हो तो एम्प्लॉय आपको रेंट देते हैं, उसका क्या? वो जो रेंट है, इज इट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? दूसरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रेमाइसेस, बड़े बड़े प्रेमाइसेस होते हैं, तो उसका एक पोर्शन ये दे देते हैं नेशनलाइज बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, पुलिस स्टेशन को। पुलिस स्टेशन। हैव यू हर्ड ऑफ भारतीय विद्यापीठ कात्रज? भारतीय विद्यापीठ इज अ यूनिवर्सिटी, उसके कैंपस के अंदर भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन है। आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? इट इज अ फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटी कि यार अगर मुझे गवर्नमेंट ने इतना बड़ा लैंड दिया है तो वो लैंड के अंदर आप वहां पे बैंक खोलो, पोस्ट ऑफिस खोलो, पुलिस स्टेशन खोलो, इससे सोसाइटी का भी भला है और हमारा भी भला है। आई हैव सीन बिग कंपनीज इंक्लूडिंग किर्लोस्कर, जिसका मैंने ऑडिट किया हुआ है। तो किर्लोस्कर की कंपनीज के अंदर बैंक की ब्रांचेस होती है और वो बैंक के पास 5000 वर्कर्स के सैलरी अकाउंट होते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ कन्वीनियंट इट इज व्हेन देयर वाज नो ऑनलाइन बैंकिंग? 5000 वर्कर को चेक देना है तो क्यों ना बैंक को ही अपनी कंपनी के अंदर बुला दो। एवरीवन आ रहा है समझ में? तो ये एक चीज हो गई। और तीसरा सिचुएशन ये हो गया कि हैवी मशीनरी की आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आपने छोटे छोटे इंडस्ट्रियल शेड आपके कैंपस में, बहुत बड़े कैंपस होते हैं कंपनी के। आप कभी पिंपरी चिंचवड में टाटा मोटर्स के गए हो क्या कंपनी में?
इतना बड़ा कैंपस है, इतना बड़ा कैंपस है कि यहां से यहां जाने के लिए आपको गाड़ी लगेगी बाबा, आप घूम हो जाओगे कैंपस के अंदर। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, इतने बड़े बड़े कैंपस होते हैं। तो यहां पे आपने छोटे छोटे जो आपके रॉ मटेरियल सप्लायर है उनको इंडस्ट्रियल शेड दे दिए रेंट पे, और वो यहां पे बिजनेस करके आपको सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल। तो क्या ये सारी सिचुएशन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? आंसर इज नो, आंसर इज नो। these are activity done to further business activity. The object is not to earn rental income but to further the business. आ रहा है क्या समझ में? The income is incidental to business income. You have to pay tax under section 28 PGBP. तो पहला कोर्ट केस था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस नेशनल न्यूज़पेपर। दूसरा था असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हिंदुस्तान मशीन टूल्स। एंड एवरीवन, तीसरा था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एडमिरल्टी फ्लैट्स मोटेल। इज एवरीवन विद मी? यस, बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है। ओके, और ये सब आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, प्रिंटेड नोट्स में भी और मेगा चार्ट में भी है। डबल नोट्स में नोट्स ऑलरेडी गूगल ड्राइव में अपलोडेड है, न्यू नोट्स। ये मैं बार बार चेंज करके रिप्लेस कर रहा हूं नए नए नोट्स से। तो गूगल ड्राइव में नए नोट्स है। गूगल ड्राइव का नाम है CS एग्जीक्यूटिव 2021 और सब्जेक्ट का नाम है टैक्स एडिसिंग 2021। तो आपको 2021 वो देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लेटेस्ट नोट्स है। ओके एवरीवन, अब आपको जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो, ऑल ऑफ यू, आई विल एंटरटेन एनी डाउट विच यू मे हैव। आई विल एंटरटेन, बोलिए, कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। ये सब नोट्स में दिया हुआ है, तो नो नीड ऑफ नोटिंग राइट नाउ, घर पे आप नोट डाउन कर दो। मुझे पता है कि टाइम अप हो चुका है और आई थिंक 1.5 आवर अबाउट हमें हो चुका है, बट एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूं आपको मैं, और आप मुझे बताना कि कौन से हेड के तहत आपको टैक्स भरना है। सारे ऑनलाइन स्टूडेंट जिंदा हैं आप? ऑल ऑफ यू? यस, फैंटास्टिक। चलो, state whether tax is payable under the head house property or otherwise। मतलब कि आप बताओ कि ये सिचुएशन में टैक्स कौन से हेड के अंडर पे करना है। तो चलो, लेट अस स्टार्ट एवरीवन। एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपसे करा रहा हूं, और सिचुएशन नंबर 1, मिस्टर ए हैज गिवन हिज फ्लैट ऑन रेंट टू मिस्टर बी एंड मिस्टर बी इज यूजिंग द accommodation फॉर रेजिडेंस। आपने अपना घर भाड़े पे दिया है किसी को, वो वहां पे रह रहा है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। वेरी गुड, प्रॉपर्टी। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आप साथ में लिख के लोगे तो भी चलेगा। दिस इज अ क्विक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। ऐसे सेम एग्जैक्ट ऐसे एमसीक्यू आते हैं, ठीक है? प्लीज नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थक गए क्या? अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो अच्छा है मैं 4-5 बजे तक नहीं ले रहा, 2 बजे छोड़ रहा हूं मैं आपको। ऑनलाइन वाले जो सारे स्टूडेंट्स हैं लेट वेट गए होगे बेड पे आप लोग, तो बहुत डाउट है मुझे। कैमरास तो सबने बंद कर रखे हैं।
Mr. A has given his flat on rent to Mr. B. B is using the facility for residence. Income under the head house property. Situation number 2. A has given his flat on rent to Mr. B and Mr. B is using the accommodation for his CS profession. Exactly, this is house property again. टेनेंट वहां पे हलवा बना रहा है या खीर बना रहा है या वो वहां पे डांस कर रहा है, भांगड़ा कर रहा है, भरतनाट्यम कर रहा है, सालसा कर रहा है, हमें क्या मालूम यार, मुझे क्या लेना देना है, मेरा घर है, मैंने भाड़े पे दिया, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और सेम केस हुआ था ना एवरीवन जोसेफ जॉर्ज में कि उसने लॉजिंग हाउस बैंक को दिया और बैंक ने उसमें ब्रांच खोल दी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यार बैंक वहां पे क्या कर रहा है मेरे को क्या मालूम, एक्चुअली मालूम है मुझे बट यू नो इन अ वे ऑफ सेइंग। ये तो मॉन्स्टरस सेशन हो गया यार आज का, मतलब बट क्या एक बार कंसेप्ट में पैर रख लिया तो कंसेप्ट खत्म करना पड़ता है। इसी के लिए आप सब ऑल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ता मैंने टैक्स ज्यादा ले लिया, जेआईजीएल कम ले लिया, कल मैं उल्टा कर दूंगा, जेआईजीएल ज्यादा ले लूंगा। मैं वीएस स्टूडेंट्स एक डाउट आया है, यस माय डियर, यस स्टूडेंट जरा प्लीज अपना माइक्रोफोन जरा ऑफ कर देना मोमेंटरली, आपके घरों से कुछ आवाज आ रही है। आई डोंट ब्लेम यू एवरीवन, घर पे रहते हो, मेरे घर से एक दिन मैं रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा आपको। किड्स आर लिटरली जंपिंग ऑन मी, पापा पापा, दे आर पिनिंग मी डाउन एंड व्हाट नॉट, क्या बताऊं मैं आपको। फिर शर्ट के ऊपर खाना गिराएंगे, आइसक्रीम लाके गिरा देंगे, चॉकलेट लगा देंगे शर्ट पे। चलो यहां तक हो गया आपका। नेक्स्ट सिचुएशन, Mr. X is owner of house property and uses it for his business. Mr. X ये ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का, बट X वो हाउस प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। एवरीवन, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीपी। वेरी गुड, बिकॉज आप अपने घर में बिजनेस कर रहे हो। वैसे ही अगर X इज ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड यूजेस फॉर हिज रेजिडेंस, तो हाउस प्रॉपर्टी एग्जैक्टली। अब रेजिडेंस वाला आपको समझ में आ गया। आई डोंट थिंक रेजिडेंस में आपको कुछ इश्यू है। देखो रेजिडेंस में एक ही सिचुएशन है, जहां पे आप बिजनेस करते हो घर में तो पीजीबीपी होता है, बाकी रेजिडेंस में हमेशा इट इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट एक दो सिचुएशन बता देता हूं। Mr. Y is owner of a commercial office and puts it on lease, मतलब कि रेंट पे उसने चढ़ा दिया उसको। तो Y कमर्शियल ऑफिस ओन करता है और उसने रेंट पे डाल दिया कमर्शियल ऑफिस। बोलो इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, और इट कैन इवन बी आईओएस। हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक हाउसवाइफ हो और आपने बिजनेस नहीं खोला है तो आईओएस में चला जाएगा। अच्छा, और एक लास्ट छोटा सा केस। मिस्टर ओ has taken a house on rent and sublets it to students. The rent earned by Mr. O is chargeable to tax under which head? ओ ने घर रेंट पे लिया है, ओ ने घर रेंट पे लिया है और पीजी रख दिया,
तो जो ओ को रेंट मिल रहा है, ओ इज ओनर, क्या ओ ओनर है? नो, बिकॉज ओ इज नॉट ओनर, इट इज इनकम अंडर द हेड iOS. Subletting पे iOS. I hope the concept is absolutely okay. I will entertain any doubt that you may have. And now we are going on a 10-minute break before we start with CLaw GIGL. But short break है everyone. मैं immediate login करूँगा. 10 minutes means 10 minutes. If you have any doubt, you can ask me. You have any doubt, please ask me. I think काफी simple है. आप एक बार घर पे अच्छे से आज रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज करो. I don't think किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होगा. ओके तो मैं लॉग आउट हो रहा हूं, आप लिख लो, आप नोट डाउन कर लो, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं.